हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो के। हाज़िर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज का सेशन एनसिबल सीरीज़ का सेशन 24 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्केड्यूलिंग जॉब्स विद एट एंड क्रॉन मॉड्यूल। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट रीबूट मॉड्यूल। सो लिनक्स में जब भी हमने कोई जॉब स्केड्यूल करनी हो तो वन टाइम टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कमांड होती है एट, यानी कि कोई ऐसा टास्क जो आप चाहते हैं कि अब से 5 घंटे के बाद परफॉर्म हो, या अब से 24 आवर्स के बाद परफॉर्म हो, या किसी स्पेसिफिक टाइम में परफॉर्म हो बट फॉर वन टाइम। तो उस केस में आप क्या यूज़ करते हैं? ऐड कमांड का यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है क्रॉन टैब का। क्रॉन टैब में हम ऐसी जॉब्स क्रॉन टैब का यूज़ करते हुए ऐसी जॉब्स शेड्यूल कर सकते हैं जिनको हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या इंटरवल्स में हम परफॉर्म करना चाहते हैं। लाइक कोई एक आपने बैकअप रन करना है, जो आप ये चाहते हैं कि वीकली बेसिस पे आप किसी सिस्टम का बैकअप लें, तो उसके लिए आप एक क्रॉन जॉब बना के रख लें, क्रिएट करके रख लें, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पीरियड पे, उस टाइम पे वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, या जिस भी तरीके से आपने वो टास्क परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेगा। तो सेम फंक्शनैलिटी आपको एनसिबल भी प्रोवाइड करती है। एनसिबल में अगर आप जॉब्स को स्केड्यूल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास दो मॉड्यूल होते हैं, एट एंड क्रॉन मॉड्यूल्स। The at and cron modules are provided by Ansible are used to schedule future jobs on manage host। किसी भी मैनेज होस्ट पे आपको जॉब स्केड्यूल करना चाहते हैं जो कि इन फ्यूचर रन हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एट एंड क्रॉन मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। पहला मॉड्यूल है हमारे पास एट मॉड्यूल। द एट मॉड्यूल स्केड्यूल वन टाइम टास्क ऑन टारगेट होस्ट। किसी भी टारगेट होस्ट पे आपने वन टाइम टास्क परफॉर्म करना हो तो उस केस में आप एट मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। परफेक्ट फॉर डिलेड ऑप्शन, मेंटेनेंस विंडोज़ और पोस्ट डिप्लॉयमेंट क्लीन अप। ये कौन से सिनेरियोज में परफेक्ट है? डिलेड एक्शन, लाइक आप चाहते हैं कि अब से आफ्टर दैट, आफ्टर 2 आवर्स और आफ्टर 5 आवर्स आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, या फिर आपके पास मेंटेनेंस विंडो है, आपके पास डाउन टाइम है सपोज 2 to 5 PM, तो आप चाहते हैं ड्यूरिंग दैट मेंटेनेंस विंडो आप कोई एक एक्शन परफॉर्म करें, या आफ्टर दैट मेंटेनेंस विंडो आपने कोई डिप्लॉयमेंट की है और उसका आप पोस्ट डिप्लॉयमेंट क्लीन अप करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? ऐट मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। हर एक मॉड्यूल की तरह ऐट मॉड्यूल के भी हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, जैसा कि कमांड में आपने वो कमांड या स्क्रिप्ट मेंशन करना होता है जिसको आपने किसी स्केड्यूल टाइम पे रन करना होता है। आफ्टर दैट काउंट आ जाता है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। काउंट एंड यूनिट्स ये रिलेटेबल हैं। काउंट का मतलब होता है, सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 5 बजे एक जॉब रन करनी है, या अब से 5 घंटे के बाद मैंने एक जॉब रन करनी है, तो जो 5 हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। एंड यूनिट्स, वो टाइम यूनिट बताऊंगा, लाइक मिनट्स हैं, हार्स हैं, डेज हैं, वीक्स हैं। तो अब से 5 घंटे के बाद 5 मेरे पास यूनिट आ गया, एंड जो हार्स होंगे वो मेरे पास उसकी मेजरिंग यूनिट है। एंड आफ्टर दैट स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू प्रेजेंट होती है। जब भी आप कोई जॉब क्रिएट करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास जो स्टेट की वैल्यू है वो प्रेजेंट होगी। अगर किसी जॉब को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास क्या होगा? डिलीट की वैल्यू यूज़ करेंगे एंड वो जॉब आपकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है यूनिक की दो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, येस एंड नो। ये क्या चीज़, किस फंक्शनैलिटी के लिए? प्रिवेंट्स डुप्लीकेट जॉब विद द सेम कमांड। अब आपने अगर मल्टीपल जॉब शेड्यूल कर रखी हैं विद द डिफरेंट नेम, बट जो कमांड उन्होंने एग्जीक्यूट करनी है वो सेम है, तो उस केस में एनसिबल क्या करती है? प्रिवेंट करती है कि वो डुप्लीकेट जॉब्स रन ना हो, जिनका पर्पस सेम है। एक ही टाइम पीरियड पे आपने डिफरेंट नेम से आपने जॉब्स अगर रन कर रखी हैं, उन्होंने कमांड भी सेम एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में वो क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी। इसको एनसिबल चेक कैसे करता है? सपोज ये मेरे पास मैनेज होस्ट है, यहाँ पे जितनी भी जॉब्स शेड्यूल होंगी ऐट कमांड से, ऐट मॉड्यूल से, तो वो कैसे चेक की जा सकती हैं? ATQ करेंगे। अब जब ATQ करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास एक जॉब ID आ जाएगी। जॉब ID जब आ जाती है तो उसको आप कैसे देख सकते हैं? AT-C एंड देन जॉब ID। सपोज मेरे पास जॉब ID 12 है, तो ये जॉब ID 12 जो है इसकी वो मुझे डिटेल बता देगा। अब डिटेल कहाँ पे होती है? वेयर स्पूल एट, और यहाँ पे वो जॉब ID के नाम से एक फ़ाइल होगी जिसमें जो एक्शन उस जॉब ने परफॉर्म करना है वो वहाँ पे मेंशन होगा। उसकी कोई कमांड होगी, कोई स्क्रिप्ट होगी, तो एनसिबल मैनेज होस्ट पे उस कमांड को देखेगा। एंड साथ ही जो आप जॉब एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या जो जॉब आप क्रिएट करना चाह रहे हैं यूजिंग एनी प्ले बुक, यूजिंग एट मॉड्यूल, तो वो उस कमांड को देखेगा। एंड देन विद दैट कंपैरिजन वो ये एनसिबल डिसाइड करेगा कि अगर मल्टीपल जॉब सेम कमांड से ऑलरेडी क्यू में हैं या जॉब्स ने परफॉर्म होना है,
तो सेम कमांड के साथ फिर दूसरी जॉब को स्केड्यूल नहीं करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए यूज़ किया जाता है इस यूनिक एट्रीब्यूट को, आर्गूमेंट को। उसके बाद वेट फॉर द जॉब कम्प्लीशन एंड रिटर्न, ये टाइम पीरियड होता है जब तक कि आपकी जॉब कम्प्लीशन हो एंड आफ्टर दैट आपको आउटपुट रिटर्न हो। आपने एक जॉब एग्जीक्यूट स्केड्यूल कर ली और उसके एग्जीक्यूशन तक वेट किया जाता है। यूज़र, फिर आप किसी स्पेसिफिक यूज़र के द्वारा आप रन करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यूज़र डायरेक्टिव का आर्गूमेंट का यूज़ करेंगे विद एट मॉड्यूल एंड स्पेसिफिक यूज़र का नेम मेंशन करेंगे। तो वो यूज़र, वो जो जॉब आप शेड्यूल करेंगे वो उस यूज़र की ऑनरशिप में रन होगी। सो अगर आप कोई वहाँ पे स्क्रिप्ट चला रहे हैं, अगर कोई भी फाइल आप जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो जिस यूज़र के थ्रू आपने वो स्क्रिप्ट परफॉर्म करना है, तो उस स्क्रिप्ट का, उस फाइल का जो ऑनर है, ग्रुप ऑनर है, वो कौन होना चाहिए? वो स्पेसिफिक यूज़र होना चाहिए। उसके बाद सिंपल सी एक एग्जांपल है, ये देख लेते हैं कि कैसे हम जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हैं। प्लेबुक को करते हैं कॉपी एंड देन अपने कंट्रोल नोड पे चलेंगे एंड देन अपने प्लेबुक क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि एट मॉड्यूल किस तरह एनसिबल में यूज़फुल है। vi@1 के नाम से मैं एक प्लेबुक बना लेता हूँ, @1.yml। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपनी जॉब मेंशन कर लेता हूँ, प्लेबुक के टास्क मेंशन कर लेता हूँ। सपोज मैं आफ्टर 2 मिनट्स चाहता हूँ, रन जॉब आफ्टर 2 मिनट्स टू चेक डिस्क स्टेटस। इस जॉब का पर्पज़ क्या है? RHEL नोड, मेरे पास ये एक 133 मशीन है जिसका मैंने इन्वेंट्री में जो नाम रखा है, ग्रुप का नाम रखा है, वो RHEL नोड के नाम से है। देन बिकम टू गैदर फैक्ट्स, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट टास्क में पहला टास्क हमारा क्या है? वो एक स्क्रिप्ट को कॉपी करेगा। वो स्क्रिप्ट मेरे कंट्रोल नोड पे, इस 190 वाली मशीन पे, फाइल्स के नाम से एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर disk_check.sh के नाम से वो स्क्रिप्ट मैंने क्रिएट कर रखा है। डेस्टिनेशन क्या है? USR लोकल बिन, एंड इस नाम से उसने इस डेस्टिनेशन पे मेरे मैनेज होस्ट पे, लाइक इस 133 वाली जो मशीन है मेरे पास, जो सर्वर है, इस पे उसने कॉपी करना है, मोड उसका सेट करना है, परमिशन उसकी सेट करनी है, एंड आफ्टर दैट नेम। फिर हमारे पास सेकंड टास्क आ जाता है, स्केड्यूल डिस्क चेक आफ्टर 2 मिनट्स। इसको हम 2 मिनट्स कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब ये हम प्लेबुक एग्जीक्यूट करेंगे तो आफ्टर दैट ये एक जॉब स्केड्यूल कर ले, जिसका काम है आफ्टर 2 मिनट्स इसने एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है। और उस स्क्रिप्ट ने हमने ये बता रखा है कि आपने डिस्क चेक कैसे करना है। वो स्क्रिप्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आ जाता है, ये पहले आ गई कमांड में हमने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट काउंट का मतलब होता है आफ्टर दिस वन, लाइक आपके पास अभी अगर 9 PM है, तो जब ये जॉब स्केड्यूल होगी तो 9:02 पे इसने ये जॉब एग्जीक्यूट करनी है, परफॉर्म करनी है। यूनिट्स मिनट्स, फ्राम नाउ आफ्टर 2 मिनट्स। यूनिक इज इक्वल टू यस, हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपके पास मल्टीपल जॉब स्केड्यूल हैं, उन सेम कमांड का यूज़ कर रही हैं सेम टाइम पे, तो उस केस में एनसिबल मेक श्योर करता है कि आपकी जो जॉब्स हैं वो डुप्लीकेट जॉब्स रन ना हो। इसको कर लेते हैं सेव एंड फाइल्स। यहीं पे जहाँ से मैं एनसिबल की कमांड्स रन कर रहा हूँ, बल्कि उसी डायरेक्टरी में मैंने प्लेबुक क्रिएट कर ली है। एलएस अगर करूँ तो मेरे पास ये देखें 3 स्क्रिप्ट हैं जिनका कलर ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। .sh उनकी एक्सटेंशन है। vi disk_check.sh को चेक करूँ तो ये कुछ प्लेबुक है जिसमें कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। इस स्क्रिप्ट ने करना क्या है कि डिस्क चेक को चेक करने के बाद उसकी जो भी परसेंटेज होगी, रूट है मेरे पास, बूट है, df-h से हम जो आउटपुट लेते हैं उसको किस में स्टोर करना है, उसने var log disk_check.log के नाम से एक फ़ाइल बनानी है। उसमें इसने उस आउटपुट को सेव करना है। उस आउटपुट में लिखा क्या होगा? स्टार्ट में होगा कि डिस्क चेक स्टार्टेड डेट लिखी होगी, टाइम लिखा होगा, एंड आफ्टर दैट उसकी जो आउटपुट होगी डिस्क यूटिलाइजेशन की, वो यहाँ पे होगी, एंड आफ्टर दैट एट द एंड वहाँ पे मेंशन किया होगा कि डिस्क चेक एंड एट XYZ डेट एंड टाइम। तो
वो इसको सेव किस फाइल में कर रहा है, लॉग फाइल के नाम से। ये एक एट्रीब्यूट है, वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखा है। इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वेर लॉग डिस्क अंडरस्कोर चेक डॉट लॉग के नाम से। ये एक जॉब मैंने स्केड्यूल करनी है। अगर मैं इस 133 होस्ट पे आ जाऊँ तो यहाँ पे मैं अगर डिस्क चेक डॉट लॉग को चेक करूँ तो करंटली ऐसा मेरे पास कोई फ़ाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ATQ करूँ तो मेरे पास जॉब भी कोई नहीं है। सो इस प्ले बुक को मैं मूव कर लेता हूँ जहाँ से मैंने कमांड्स रन करनी है। मूव 81 वन स्टेप बैक CD एनसिबल प्रोजेक्ट लोकेशन पे आ जाते हैं। एलएस करते हैं तो मेरे पास ATQ 81.yml आ गई है। प्लेबुक एनसिबल प्लेबुक हाइफन हाइफन सेंटेक्स हाइफन चेक एंड 81.yml इसका सेंटेक्स चेक कर लेते हैं। सेंटेक्स ओके। इस प्ले बुक को हम क्या करेंगे, रन करेंगे, प्ले करेंगे। सो इसने क्या करना है, एक जॉब स्केड्यूल कर लेनी है डिस्क यूटिलाइजेशन के चेक के लिए, जो कि आउटपुट सेव करेगा वेर लॉग डिस्क अंडरस्कोर चेक डॉट लॉग में। एंटर करते हैं एंड वेट करते हैं until द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्ले बुक। प्ले बुक हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम अपने इस मैनेज होस्ट पे आते हैं। ATQ करूँ तो मेरे पास जॉब आईडी, ये जॉब आईडी 4 है। इसके इस आईडी के साथ एक जॉब स्केड्यूल हो चुकी है। अगर मैं इसको 80-C4 करूँ तो ये मेरे पास जॉब की डिटेल बता देगी। इस जॉब ने करना क्या है, ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है bash-lc usr local bin disk underscore। सो अगर मेरे पास एक और जॉब ऐसी स्केड्यूल हो जिसने यही काम परफॉर्म करना है तो एनसिबल में जो प्ले बुक में हम ऐट मॉड्यूल के साथ यूनिक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं या आर्गूमेंट का यूज़ करते हैं, वो मेक श्योर करेगा कि आपकी जो मल्टीपल जॉब्स हैं जो जिनका काम पर्पस सेम है, सेम टास्क जिन्होंने परफॉर्म करना है, वो डुप्लीकेटली रन ना हो, एग्जीक्यूट ना हो। सो जैसे ही 2 मिनट पूरे होंगे उसके बाद इसने इस जॉब को एग्जीक्यूट कर लेना है। और ये ATQ की जो आउटपुट है हमारे पास 4 आ रही है, ये यहाँ पे फिर शो नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही जॉब कंप्लीट होगी तो उसके बाद जॉब क्योंकि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, एंड आफ्टर दैट वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करती, वो क्यू में नहीं रहती, वो ऑलरेडी परफॉर्म हो जाती है। सो जॉब स्केड्यूल कब होनी है, 9:54 पे। अभी हम अगर डेट एंड डेट टाइम CTL करें, टाइम डेट CTL, तो मेरे पास 9:53 में ऑलमोस्ट। जैसे ही 9:54 होंगे तो ये जॉब क्रिएट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। जॉब एग्जीक्यूट हो गई है हमारी, क्योंकि ATQ की आउटपुट हमारे पास शो नहीं हो रही। और अगर हम कैट करें किसको, वेर लॉग, इसने आउटपुट सेव कर रही थी वेर लॉग डिस्क अंडरस्कोर चेक डॉट लॉग में, तो ये मेरे पास देखें क्या आ गया, उसकी आउटपुट आ गई। तो ये सारी डिस्क की क्या बता रहा है, यूटिलाइजेशन बता रहा है। रूट की आ गई 59%, बूट की आ गई 37%। यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है रन मीडिया एनसिबल, ये मेरी जो DVD अटैच है इस सिस्टम के साथ उसकी ये बता रहा है। अब DVD 100% है, डेफिनेटली यूटिलाइज है, दैट्स वाई वो एक साथ वार्निंग भी दे रहा है कि आपके पास इसमें ये 100% यूटिलाइज हो चुकी है। अगर इस जॉब को मैं फिर से स्केड्यूल करूँ तो सेम फाइल में क्या होगा, मेरे पास सेम फाइल में मेरे पास क्या हो जाएगा, मज़ीद जो इसकी आउटपुट है सेकंड टाइम एग्जीक्यूशन की, वो भी इस पर ऐड हो जाएगी। फिर से अगर मैं ATQ करूँ यहाँ पे तो मेरे पास जॉब ID 5 के नाम से एक जॉब आ गई है। सिमिलरली अगर आप इसको भी चेक करना चाहते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है, इसने करना क्या है, तो आप ATQ एंड देन जॉब ID से इसको चेक कर सकते हैं। सेम कमांड इसने एग्जीक्यूट करनी है यहाँ पे, एंड जॉब ने स्केड्यूल किस टाइम पे होना है, एग्जीक्यूट किस टाइम पे होना है, 9:57 पे। एंड टाइम डेट CTL करें तो यहाँ पे 9:55 हुए हैं। जैसे ही 9:57 होंगे उस टाइम पीरियड पे इसने क्या कर देना है, जॉब को एग्जीक्यूट कर देना है।
इसी तरह आप जॉब को रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट स्टेट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एब्सेंट करेंगे तो आपके पास वो जॉब जो है वो रिमूव हो जाएगी। अगर कोई भी जॉब आपके पास क्यू में है तो उस जॉब ने रिमूव हो जाना है। जस्ट वेट करते हैं हम कि हमारी ये जॉब एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। आफ्टर सम सेकंड्स 40-50 सेकंड इसने एग्जीक्यूट हो जाना है। जैसे ही एग्जीक्यूट होगी उसके बाद हम जब हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है कैट करते हैं वेयर लॉग डिस्क चेकअप। तो ये देखें सेकंड आउटपुट भी इसमें अपेंड हो चुकी है सेम फाइल में। 59%। जॉब क्रिएशन टाइम क्या है ये 9:57, जॉब एंड टाइम क्या है 9:57, क्योंकि हमने डेट वहाँ पे रखा है। अगर टाइम की हमने रखा होता तो एग्जैक्ट उस टाइम पे उसने मेंशन भी कर देना था। यानी अब ये था कि हम जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग, कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं यूजिंग एनसिबल एट मॉड्यूल। इसी तरह मैं अगर एक दूसरी प्लेबुक यहाँ पे एग्जांपल लूँ एंड देखूँ कि इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, जॉब को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उस केस में हम एक सिंपल सी प्लेबुक लेते हैं जिसने सेम नोड पे क्या करना है, यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र ऐड डिलीट यूज़र के नाम से एक यूज़र बनाना है। सो आफ्टर 10 मिनट्स अगर मैं इस प्लेबुक को एग्जीक्यूट करूँगा, रन करूँगा, तो ये एक जॉब शेड्यूल कर देगा जिसने एग्जीक्यूट होना है आफ्टर 10 मिनट्स। जॉब हमारी शेड्यूल हो चुकी है। यहाँ पे मैं ATQ करूँ तो मेरे पास क्या आ गया है 10:08 पे इसने एक जॉब क्रिएट करनी है जिसने क्या करना है, एक यूज़र क्रिएट करना है डिलीट यूज़र के नाम से। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस जॉब को डिलीट करूँ, तो सेम प्ले बुक में क्या करूँगा VI एंड देन यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ स्टेट एब्सेंट। तो ये क्या करेगा, जब मैं इस प्ले बुक को रन करूँगा 82 को, तो इसने क्या करना है, मेरी उस जॉब को रिमूव करना है मेरे मैनेज होस्ट से। चेंज इज इक्वल टू 1 एंड नाउ अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी जॉब शो नहीं हो रही, क्योंकि एब्सेंट की हमने डायरेक्टिव एट्रीब्यूट को आर्गूमेंट को यूज़ किया वैल्यू को, तो उसने क्या किया जॉब को रिमूव कर दिया। सो ऐसे ही आप ऐड मॉड्यूल का यूज़ करके वन टाइम टास्क जो भी आपने स्केड्यूल करने हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप बैकअप्स ले रहे हैं, क्लीन अप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मेंटेनेंस विंडो में कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जो वन टाइम आपने परफॉर्म करना है डेली रूटीन में आपके ना हो। जैसे कुछ टास्क होते हैं जो हमने इंटरवल्स पे परफॉर्म करने होते हैं। लाइक आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप टेस्टिंग के केस में आप चाहते हैं कि हर 12 से ऑनवर्ड्स 12 तक हर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद कोई टास्क परफॉर्म हो। या आप डेली बेसिस पे कहते हैं कि आप लॉग क्लीनअप के लिए एक स्क्रिप्ट चला लें जो रात 2 बजे आपके लॉग्स क्लीन करें, या बैकअप ले लें किसी स्पेसिफिक फाइल का या इंटायर फाइल सिस्टम का। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो जॉब्स हम क्रिएट करते हैं, यूज़ करते हैं या स्केड्यूल करते हैं वो हम क्रॉन टैब से यूज़ करते हैं। एनसिबल में आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है क्रॉन के नाम से। तो क्रॉन मॉड्यूल का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, जॉब्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। सेम पैरामीटर हैं इसके भी जैसे क्रॉन टैब के होते हैं। क्रॉन टैब में हम मेंशन करते हैं नेम ऑफ द जॉब, जॉब जो कमांड उसने एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद मिनट्स, कितने मिनट्स में आपने वो जॉब एग्जीक्यूट करनी है। अब इसमें सेम फंक्शनैलिटी है जैसे हमारे पास होती है क्रॉन टैब में। 0 to 59 ये स्ट्रिंग के लिए, लिस्ट के लिए, अरेंज के लिए, एंड स्टार एंड देन दिस वन हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद आप जो मेंशन करेंगे अगर मिनट्स के साथ मेंशन करेंगे तो वो हर 5 मिनट में आपके पास ये इंटरवल की वैल्यूज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है। हार फील्ड सिमिलरली हार्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसमें वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं 0 to 23। डे में डे ऑफ द मंथ यानी कि डेट के लिए एग्जैक्टली। मंथ आपके पास मंथ्स कौन से हैं 1 to 12, 12 महीने के लिए। एंड वीक डेज, डे ऑफ द वीक 0 to 6
एक्चुअली ये 0 to 7 होता है, 0 and 7 की वैल्यू संडे के लिए यूज़ की जाती है। स्टेट सेम, प्रेजेंट एंड एब्सेंट सेम पर्पज़ है, जैसे हमने ऐट में डिस्कस किया। यूज़र, किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए आपने जॉब स्केड्यूल करनी है तो उसको आप यूज़र एट्रीब्यूट्स का डायरेक्ट आर्गूमेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। डिसेबल में येस नो कर लें आप, तो कमिट आउट द जॉब विदाउट डिलीटिंग इट। आप अब ये चूँकि जॉब जो हमारी बनती है क्राउन टैब में, वो जैसे हम 80 में 80 क्यू करके वो चेक करते हैं, तो वैसे वेयर स्पूल में नहीं जाती। ये हमारे पास एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हमारे पास एक फ़ाइल बन जाती है जिसमें जॉब्स क्रिएट होती हैं। सो उस जॉब को अगर आप कमिट आउट करना चाहते हैं, वो जॉब को डिलीट नहीं करेगी बल्कि क्या करेगी, कमिट कर देगी। तो कमिट का मतलब है वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। किसी भी फाइल में जो हैश से आगे जो भी चीज़ें होती हैं वो एज ए कमिट ट्रीट की जाती हैं फॉर योर रीडेबिलिटी एंड ईजीनेस। उसके बाद क्रॉन फाइल, अगर आप क्रॉन फाइल का यूज़ करके, आर्गूमेंट का यूज़ करके जॉब स्केड्यूल करना चाह रहे हैं, राइट अ फाइल अंडर etc cron.d। सो इस डायरेक्टरी के अंदर उसने एक जॉब बना लेनी है इंस्टेड ऑफ यूज़र क्रॉन टैब। किसी यूज़र क्रॉन टैब के बजाय इस डायरेक्टरी में वो एक जॉब क्रिएट कर लेगी। उसके बाद env सेट इन्वायरमेंटल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ अ जॉब एंड बैकअप द क्रॉन टैब बिफोर मॉडिफाइंग। आप जॉब को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो जब आप बैकअप की वैल्यू यूज़ कर लेंगे, आर्गूमेंट को यूज़ कर लेंगे यस नो, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी एग्जिस्टिंग क्रॉन टैब होगी उसका बैकअप पहले लेगा ये, एंड आफ्टर दैट वो उस जॉब को मॉडिफाई करेगा। सो दैट अगर आप रिवर्ट करना चाहें अपने प्रीवियस स्टेट में, प्रीवियस जॉब पे, तो उस केस में आप जो बैकअप जॉब होगी आपकी वहाँ से रिवर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसने क्या करना है, यूएसआर लोकल बिन पे एक हमारे पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है जिसने 3 बजे इसको स्पेसिफिक टाइम बता रहा है कि वहाँ पे इसने क्या करना है, बैकअप लेना है किसी फाइल सिस्टम का। इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। टर्मिनल पे अगर हम चलें तो इसमें मैं cron1 के नाम से प्लेबुक बना लेता हूँ, cron1.yml, एंड देन सेम हम प्लेबुक बिल्ड कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ RHEL नोड। सो यहाँ पे हम टाइम मॉडिफाई कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 AM लिखा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं 11:05 AM। मिनट्स क्या होंगे 5, आवर्स क्या होंगे मेरे पास 10:05 पे, अभी 10:04 10:05 10:10 कर लेते हैं, सो दैट आफ्टर 5 मिनट की जॉब स्केड्यूल हो जाए। ऑलमोस्ट 10:04 मेरे पास टाइम हो चुका है, सो इसको मैं 10:10 कर देता हूँ। सेम प्लेबुक है, जस्ट इसने एक backup.sh के नाम से जो स्क्रिप्ट है उसको कॉपी करना है एंड उसके लिए एक जॉब स्केड्यूल कर लेनी है। एंड इसको हम करते हैं सेव। आफ्टर दैट विल चेक इस सिंटैक्स ansible playbook -sy and ex syntax check and then cron1.yml सिंटैक्स ओके। इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट, प्ले कर देते हैं। सो इसने एक जॉब स्केड्यूल कर दी है, कौन से होस्ट पे, 133 होस्ट पे। अभी यहाँ पे मैं अगर करूँ cron tab -l तो मेरे पास ansible डेली बैकअप के नाम से एक जॉब स्केड्यूल हो चुकी है। ये देखें, हार्स, मिनट्स, हार्स एंड देन डेट, डे ऑफ द मंथ, डे ऑफ द वीक एंड देन जॉब जो उसने परफॉर्म करनी है। तो ये हमारे पास cron tab एक जॉब
क्रिएट हो चुकी है। जैसे हम करान टैब से जॉब चेक करते हैं वैसे ही इसने एक जॉब करान टैब से हम जब मैनुअल जॉब्स क्रिएट करते हैं, शेड्यूल करते हैं, तो सिमिलरली हमने प्ले बुक का यूज़ करते हुए, करान मॉड्यूल का यूज़ करते हुए एक जॉब शेड्यूल कर ली है। अब इसने क्या करना है, 10 और 10 पे एक बैकअप क्रिएट करना है। अब बैकअप वाले स्क्रिप्ट को देख लेते हैं कि इस स्क्रिप्ट ने करना क्या है। vi फाइल्स backup.sh, तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज हैं। etc डायरेक्टरी का इसने बैकअप लेना है। बैकअप डायरेक्टरी कहाँ पे लेगा, var के अंदर बैकअप्स के नाम से लॉग फाइल साथ ही जनरेट करेगा, var log backup.log एंड टाइम स्टैम्प जब भी ये बैकअप लेगा। अब चूँकि हमने इसे बता दिया, ये तो वन टाइम था कि आप 10 बजे 10 मिनट पे 10:10 पे ये जॉब शेड्यूल करो। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमने सारे स्टार मेंशन कर रखे हैं। स्टार का मतलब ये है कि डेली, महीने के हर दिन आपने डेली 10:10 पे ये काम करना है। अब ये काम क्या हो गया, डेली बेसिस पे। यहाँ पे आप स्पेसिफिक डेट भी मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक वीक डेज भी मेंशन कर सकते हैं। सपोज़ आप जॉब शेड्यूल करना चाहते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो यहाँ पे आप मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 मेंशन कर लें, या MON-FRI, तो इस तरह की स्ट्रिंग भी आप मेंशन कर सकते हैं इस जॉब में, ताकि मंडे टू फ्राइडे 10 PM 10 मिनट्स पे वो जॉब परफॉर्म आपकी एग्जीक्यूट हो, बैकअप आपका क्रिएट हो। तो ये डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे या फिर इंटरवल्स में ये जॉब परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे मैं इंटरवल प्रोवाइड कर लूँ इस मिनट के साथ। मैं ऐसे इसको, अगर सपोज मैं एक सैम्पल लेता हूँ, vi sample.txt के नाम से मैं एक बना लेता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जॉब शेड्यूल करेंगे किससे, सॉरी, हम यहाँ पे स्टार देन अगेन स्टार। 5 स्टार्स को आप माइंड में रखिएगा। ये 5 स्टार्स हैं। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब है मिनट्स, हार्स, डे ऑफ, डेट आप क्या लें, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक एंड वीक। तो ऐसे आप जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर गूगल करें हम, करान टैब अगर आप लिखेंगे तो आपके पास ये देखें इंटरवल्स में आ रहा है। इसका मतलब क्या, हर 5 मिनट में आपने डेली क्या करना है, एक जॉब शेड्यूल करनी है। तो यहाँ से भी आप अपनी जॉब, ये करान टैब लिखेंगे, ये करान टैब गूगल पे आपको करान जॉब बता भी सकता है, बना के भी दे सकता है। यहाँ पे आप मेंशन कर दें, वो साथ आपको डिटेल भी बता रहा होता है। ये स्टार का मतलब है एनी वैल्यू, इसका मतलब है वैल्यू लिस्ट सेपरेटर, ये लिस्ट के लिए। हाइफन रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। फॉरवर्ड स्लैश को स्टेप वैल्यूज यानी कि इंटरवल्स के लिए यूज़ किया जाता है। टाइम के लिए जो अलाउड वैल्यूज़ होती हैं इसके लिए, हाँ, टाइम के लिए जो अलाउड वैल्यूज़ होती हैं 0 to 23 है। एंड इसी तरह वीक के लिए आपके पास 0 to 7 एंड मंडे टू संडे भी आप लिख सकते हैं। सो आप इस करान टैब मॉनिटर का यूज़ करके अपनी जॉब शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ये मेरे पास एक वैल्यू है, इसको अगर मैं चेंज करूँ और इसको मैं क्या कर दूँ 24 कर दूँ, तो ये किस चीज़ की वैल्यू चेंज हुई है, हार की वैल्यू चेंज हुई है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ 12 को कर दूँ, तो ये मेरे पास हार की वैल्यू चेंज हुई है। 12 बजे से ऑनवर्ड्स हर 5 मिनट पे डेली इसने क्या करना है, एक जॉब परफॉर्म करनी है। यहाँ पे आ जाएं तो ये डे आ जाता है। डे क्या होती है, डेट ही होता है ना, डे ऑफ द मंथ। तो मैं यहाँ पे अगर कर लेता हूँ 25। अब जब मैंने डेट मेंशन कर ली है तो उस केस में मैंने क्या मेंशन किया, यहाँ पे फिर वीक को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आपने स्पेसिफिक डेट मेंशन कर दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12 बजे 25 तारीख को, हर साल 25 तारीख को वो क्या करे, हर महीने की 25 तारीख को उसने क्या करना है, 12 बजे के बाद 12 एंड आफ्टर दैट इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, हर महीने की 25 तारीख को 12 बजे से इसने एक जॉब स्टार्ट करनी है और वो जॉब परफॉर्म करेगी हर 5 मिनट में। ये आपने डेट मेंशन कर दी। जब डेट मेंशन कर दी तो फिर वीक मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्पेसिफिक डेट पे आप काम करना चाह रहे हैं। हाँ, आप ये चाह रहे हैं कि डेली बेसिस पे हो, तो उसमें हर डेट आ जाएगी। डेट के बाद यहाँ पे चेक करें तो मंथ आ जाता है, कौन से मंथ में। सपोज़ मैं अप्रैल में एक जॉब परफॉर्म स्केड्यूल करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अप्रैल में डेली बेसिस पे वो क्या करे, 12 जैसे ही 12 हूँ, 12 एंड 12 के बाद ऑनवर्ड्स हर 5 मिनट्स के इंटरवल पे एक जॉब परफॉर्म करें। तो यहाँ पे मैंने मंथ मेंशन कर दिया। अब मैं अगर इसको मज़ीद स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं, मैं मंडे टू फ्राइडे करना चाहता हूँ, तो अब ये जॉब क्या करेगी, अप्रैल के महीने में हमने मंथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम एवरी मंडे टू फ्राइडे रन आ जॉब ऑन द टाइम आफ्टर फ्रॉम 12 o'clock एंड इन द इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। मीन्स मंडे टू फ्राइडे, अप्रैल के महीने में मंडे टू फ्राइडे आपने क्या काम करना है, जैसे ही 12 हूँ उसके बाद आपने 12 बजे से लेके ऑनवर्ड्स सेम डेट में आपने, ये अप्रैल के हर दिन के लिए है। अब यहाँ पे हमने दिन स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, क्योंकि वीक हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो अप्रैल के जो दिन होंगे वो कौन से होंगे, वो वीक के लिहाज से हमने मेंशन कर दिए हैं, 1 to 5 मंडे टू फ्राइडे, वो डे हमने मेंशन कर दिए हैं। डेट हमने मेंशन नहीं की कि कौन सी डेट में है, हमने टाइम पीरियड हमने स्पेसिफाई कर दिया यूजिंग वीक डेज का यूज़ करते हुए। सो मंडे टू फ्राइडे अप्रैल में उसने क्या काम करना है, 12 बजे एंड ऑनवर्ड्स आफ्टर द इंटरवल ऑफ 5 मिनट उसने एक जॉब परफॉर्म करनी है। अगर मैं इसको स्टेरी कर दूँ एंड अप्रैल की बजाय मैं चाहता हूँ कि नहीं हर साल हो, तो ये इसका मतलब क्या होगा, मंथ आप स्पेसिफिक नहीं कर रहे, मीन्स कि पूरा साल। वीक डेज आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो मीन्स कि हफ्ते के सारे दिन। जब हफ्ते के सारे दिन एंड पूरा साल मेंशन कर रहे हैं एंड साथ हम स्टार यहाँ पे डे पे मेंशन कर रहे हैं, किसी डेट को हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है सारे महीने, सारे दिन, सारे हफ्ते। अगर यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक डेट को मेंशन कर देंगे, सपोज मैं 23 को मेंशन करता हूँ, तो हर महीने की क्या हो जाएगी, 23 को। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो वीक डेज़ की है वो इग्नोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिक डेट को मेंशन कर दिया कि इस डेट को आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम ये हमारे पास हार्स हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि नहीं 12 से लेके आप क्या करें, मैं चाहता हूँ कि नहीं आप 9 to 12 कर लें। सो 9 से 12 के दरमियान हर 5 मिनट में उसने 23 तारीख को, हर महीने की 23 तारीख को एक जॉब परफॉर्म करनी है। तो ऐसे आप ये जो आपके पास क्रान टैब गुरु के नाम से क्रानीटर एक एप्लीकेशन आ रही है, क्रान जॉब मॉनिटरिंग के लिए आपको टूल मिलता है, गूगल पे आप जैसे ही लिखेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जॉब को स्केड्यूल करके आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट करके आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लें और अपनी जॉब क्या कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। ये क्रान टैब का फंक्शन होता है। सो आई बिलीव कि मेरी जो जॉब थी वो भी एग्जीक्यूट हो गई होगी। इसको हम करते हैं क्यू एंड देन मैं अगर क्रान टैब -L करूँ तो ये देखें जॉब एग्जीक्यूट हो चुकी है, बट स्टिल ये मेरे पास यहाँ पे शो कर रही है। जबकि ATQ के केस में क्या था, हम ATQ करते तो जॉब एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गई तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि वन टाइम टास्क परफॉर्म करने के लिए। एंड क्रान टैब हमारे पास डेली, वीकली बेसिस, हार्ली बेसिस पे, मंथली, वीकली बेसिस पे ये जॉब को स्केड्यूल करने के लिए यूज़ की जाती है। उस टाइम पीरियड पे, जो टाइम पीरियड आपने मेंशन कर रखा है उस जॉब की स्केड्यूलिंग के लिए। अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन है, आपके सिस्टम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट नहीं है, नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, कोई टास्क अगर नेटवर्क के रिलेटेड है तो डेफिनेटली वो नेटवर्क पे डिपेंडेंट होगा। बट अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन है, पावर ऑफ नहीं है उस टाइम पीरियड में, सपोज आपने 9 to 12 एक जॉब स्केड्यूल करनी है, ड्यूरिंग दैट टाइम आपका सिस्टम रिबूट हो रहा था या सिस्टम ऑनलाइन नहीं था, उस वक्त आपका पावर ऑफ सिस्टम था, तो वो जॉब फिर स्केड्यूल उस डेट पे वो टास्क परफॉर्म नहीं होगा। उसके लिए एक डिफरेंट मेथड यूज़ किया जाता है, वो लिनक्स की एडमिनिस्ट्रेशन में हम डिस्कस भी करेंगे या आपने सीखा भी होगा। सो क्रान टैब क्या करता है हमारे लिए, डेली, वीकली,
मंथली बेसिस पे या हार्ली बेसिस पे या इंटरवल्स पे जॉब को स्केड्यूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो क्रान टैब क्रान मॉड्यूल हमें सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो कि क्रान टैब प्रोवाइड करता है। अब एक तो ये होता है कि हम क्रान टैब से जॉब क्रिएट करते हैं, उसके बाद -r करेंगे तो रिमूव हो जाएगी, L करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। -u करेंगे किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए आप जॉब क्रिएट करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगी, क्रान टैब -e एंड देन क्रान टैब -e एंड देन -u। सपोज मैं एनसिबल यूज़र के नाम से क्रिएट करना चाहता हूँ तो ये उसके लिए मेरे पास एक फ़ाइल बना देगा एंड ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरे पास एक जॉब स्केड्यूल हो जाएगी। तो ये क्रान टैब का फंक्शन था। इसी तरह आप क्रान मॉड्यूल का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज़र का जो आर्गूमेंट है वो यूज़ करेंगे एंड उसका यूज़ करते हुए आप किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए, जैसे एनसिबल यूज़र के लिए आप चाहते हैं कि कोई जॉब स्केड्यूल हो तो उस केस में उसने क्या करना है, जॉब क्रिएट कर लेनी है। अब हमारी जो टास्क था उसका पर्पस था बैकअप लेना etc का एंड आफ्टर दैट उसने लॉग क्रिएट करने थे कहाँ पे, वेयर लॉग बैकअप डॉट लॉग। तो उसने बता दिया कि आपकी जो फाइल थी उसका मैंने बैकअप ले लिया, बैकअप स्टार्टेड ऑन फ्राइडे 10:10 एंड देन बैकअप कंप्लीटेड एट 10:10 10 सेकंड, ये कुछ सेकंड में उसने बैकअप कंप्लीट कर लिया। बैकअप की लोकेशन हमारे पास क्या है, वेयर बैकअप्स etc_backups देन डेट टाइम एंड उसने जिप फाइल बना ली है। अब ये काम क्या होगा, हम हमारी जॉब के हमने जो जॉब स्केड्यूल कर रखी है वो हमने रखा है कि डेली आपने ये काम करना है, कितने बजे, 10:10 पे। वेयर बैकअप्स में अगर चलें एलएस करें तो मेरे पास etc का बैकअप टार फाइल में जिप फाइल में मेरे पास अवेलेबल है, क्रिएट हो चुका है। अब ये काम इस जॉब ने करना है डेली बेसिस पे। अगर आप इस जॉब को चाहते हैं कि डिलीट करें तो डिलीट करने के लिए सिंपल इसी जॉब में आपने क्या करना है, ये जो जॉब हमने क्रिएट की थी इस जॉब में हमने क्या करना है, vi cran1.yaml, यहाँ पे स्टेट आप क्या कर दें, अपसेट कर दें। अगर स्टेट अपसेंट नहीं करते तो यहाँ पे एक आर्गूमेंट आ जाता है, क्या हमने डिस्कस किया था, डिसेबल्ड का। तो ये डिसेबल्ड क्या होती है, यस नो, आपकी उस जॉब को क्या कर देगी, डिसेबल कर देगी। तो इसका देखते हैं कि हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं मैनुअली। अगर मैं डिस्कस करूँ इसको अपने, अगर इस नोड पे चलूँ, क्रान टैब -e करूँ तो ये जो जॉब मेरी स्केड्यूल थी वो अभी भी स्केड्यूल है। ये जॉब मैंने यूजिंग एन क्रान मॉड्यूल क्रिएट किया। अगर मैं इसको कमिट आउट करना चाहता हूँ तो ऐसे कमिट करूँगा तो ये जॉब मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल, स्क्रिप्ट मेरे पास ये अवेलेबल रहेगा। जब भी आप क्रान टैब ई करेंगे तो ये फाइल आपके पास ओपन होगी, जॉब की फाइल आपके पास होगी, बट ये जॉब एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि आपने कमिट कर ली है। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग क्रान मॉड्यूल vi कंट्रोल नोड पे चलें। आफ्टर दैट इस फाइल को हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक टास्क इसमें ऐड कर देते हैं जिसने इस जॉब को क्या करना है, डिसेबल करना है। अगर यहीं पे मैं इसको ऐड करूं एंड देन इसकी इंडेंटेशन को करेक्ट कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई बिलीव ओके हैं। इसका सिंटैक्स एक दफ़ा से चेक कर लेंगे। hyphen सिंटैक्स चेक। ओके है। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास ये जॉब तो होगी, बट वो क्या होगी,
कमिट आउट होगी। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसको हम कर देते हैं रेक्टिफाई। इंस्टेड ऑफ सेपरेट टास्क अभी मैंने जॉब आईडी के साथ जो जॉब मेरी क्रिएट हो रही है उसके साथ मैंने डिसेबल का एट्रीब्यूट डायरेक्टिव आर्गूमेंट यूज़ किया, तो उसने सक्सेसफुली प्ले बुक को एग्जीक्यूट कर ली है। अब अगर मैं क्रान टैब हाइफन एल करूँ तो मेरे पास ये जॉब तो होगी बट कमिटेड स्टेट में होगी। सेम में अगर इसी जॉब को दोबारा से क्या करना चाहता हूँ, इनेबल करना चाहता हूँ, तो डिसेबल की जगह में अगर यहाँ पे वैल्यू क्या कर दूँ, नो कर दूँ, तो इसने क्या करना है, जॉब को फिर से स्केड्यूल कर देना है। यहाँ पे ये हमारे पास शो हो रही है कमिटेड स्टेट में। ये कमिट हैश कमिट के लिए यूज़ की जाता है जब भी एडिटर में कोई फाइल ओपन करते हैं और उसके स्टार्ट में आप हैश मेंशन कर देते हैं तो वो सारी लाइन कमिट आउट हो जाती है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती, जस्ट फॉर यूर रीडेबिलिटी एंड ईजीनेस के लिए होती है। लाइक आपके पास 100 लाइन्स का एक स्क्रिप्ट है या आपके पास एक फ़ाइल है जिसमें आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ डेटा कंटेंट आपने रखा है, तो उसमें आप अपनी ईजीनेस के लिए, विजिबिलिटी के लिए, रीडेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, कमेंटेड लाइन इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे इस जॉब में क्या पहली लाइन कमेंट आउट थी पहले, जिस जो ये बता रही थी कि ये यूजिंग एनसीबल आप क्या कर रहे हैं, डेली बैकअप ले रहे हैं। सो प्लेबुक मेरी होपफुली सक्सेसफुल रन हो चुकी है। अभी मैं अगर इसको क्रान टैब एल करूँ तो ये जॉब देखें सेकंड लाइन मेरी वापस से अनकमिट हो गई है। अगर मैं इस जॉब को ही डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आई क्रान डिसेबल की जगह यहाँ पे हम स्टेट इज इक्वल टू कर देते हैं एब्सेंट, तो ये जॉब ही हमारे पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। एंड नाउ अभी अगर मैं क्रान टैब हाइफन एल की कमांड लाऊंगा तो मेरे पास कोई भी जॉब शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने उस जॉब को डिलीट कर दी है। स्टेट इज इक्वल टू एब्सेंट किस लिए यूज़ किया जाता है, डिलीट करने के लिए। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये तो इंटरवल वाला एग्जांपल आ गया, उसके बाद स्केड्यूल स्पेसिफिक जॉब, स्केड्यूल एट अ स्पेसिफिक टाइम यूजिंग क्रान फाइल। अब ये तो हमने क्रान टैब से हमने जॉब्स हम क्रिएट करते हैं तो वो हम क्रान टैब हाइफन एल करके लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जॉब्स आप खुद अगर बनाना चाहते हैं लाइक वी आई ई टी सी क्रान डॉट डी सी डी करते हैं, सी डी वी ई टी सी क्रान डॉट डी लेस करें तो यहाँ पे हार्ली नाम से एक ऑलरेडी बैकअप जॉब हमारे पास क्रिएट है। अब इसमें कौन सी जॉब्स होती हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं इस लोकेशन पे। क्रान फाइल एंड जो हम क्रान टैब कमांड यूज़ करते हैं उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। मोस्टली जब हम जॉब शेड्यूल करते हैं लिनक्स में तो उसमें क्या होता है, हम क्रान टैब कमांड का यूज़ करते हैं एंड क्रान फाइल के साथ अगर आपने जॉब शेड्यूल करनी है तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, उसमें ये डिफरेंस होता है। हम अगर टर्मिनल पे चलें एंड ये मेरे पास नोड है, अब इस प्ले बुक को मैं अगर फिर से एग्जीक्यूट करूं यहाँ पे डिफरेंस बताने के लिए, क्रान वन डॉट बाई एम एल यहाँ से स्टेट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन कि हम क्रान ई टी सी क्रान डॉट डी में जो जॉब शेड्यूल करते हैं उसमें और क्रान टैब के साथ जो हम जॉब क्रिएट करते हैं क्या डिफरेंस होता है और किस वजह से करते हैं ना। एनसीबल में हमने डिस्कस किया कि हम एनसीबल में यूज़ करते हैं
किस चीज़ का, एक तो करान मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, स्टेट प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन एब्सेंट, एंड देन हम वो सारे पैरामीटर मेंशन करेंगे कि जब हमने कब स्केड्यूल करनी है, किस टाइम पे करनी है, कितना इंटरवल में करनी है, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आफ्टर दैट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम करान फाइल का भी यूज़ करके जॉब को स्केड्यूल कर सकते हैं। अब ये आर्गूमेंट काम क्या करता है, राइट अ फाइल अंडर ETC करान डॉट डी इंस्टेड ऑफ करान टैब। तो इस चीज़ को डिस्कस करना है, ये किस चीज़ के काम आती है। अब अगर मैं इस जॉब को फिर से स्केड्यूल करूँ करान 1.yml, तो मेरे पास इस नोड पे एक जॉब स्केड्यूल हो जाएगी। जॉब मेरे पास स्केड्यूल हो चुकी है। इसको मैं अगर करान टैब -l करता हूँ तो मेरे पास एक जॉब है। ये जॉब जाती कहाँ है, cd वर स्पूल करान ls करें यहाँ पे, तो मेरे पास और रूट यूज़र के लिए एक जॉब क्रिएट हुई है। ये जॉब क्या है, सेम जो जॉब अभी हमने स्केड्यूल की है, जिस पे यूज़र के लिए क्रिएट करेंगे इस लोकेशन पे करान टैब जब कमांड यूज़ करते हैं या करान टैब मॉड्यूल यूज़ करते हैं, तो वो इक्विवेलेंट होता है किसके, करान टैब -e। तो वो जॉब क्रिएट करती है हमारे वेयर स्पूल करान, और उसके अंदर जिस यूज़र के लिए आपने वो जॉब स्केड्यूल की है, आपने XYZ यूज़र के लिए की, तो उस यूज़र के लिए यहाँ पे एक फ़ाइल बन जाएगी जिसमें वो जॉब मेंशन होगी, वो कमांड मेंशन होगी, वो टास्क मेंशन होगा जो आपने परफॉर्म करना है। अब अगर आप ये रिकमेंड किया जाता है यहाँ पे, इसको अगर स्टडी करें हम सारे पॉइंट्स को, तो ये क्लियर हो जाएगा कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफन नीड टू रन रिकरिंग जॉब्स। ये तो डेफिनेट सी बात है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को रिकरिंग जॉब्स की ज़रूरत पड़ती है। सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इट इज़ बेस्ट टू रन दिस जॉब्स फ्रॉम सिस्टम अकाउंट्स रादर देन फ्रॉम यूज़र अकाउंट। जब हम करान टैब -e का या करान मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, तो वो जॉब्स कहाँ से क्रिएट करता है, यूज़र अकाउंट से क्रिएट करता है। जैसा कि हमने अभी एक जॉब स्केड्यूल की एंड हमने देखा कि उसने किसके लिए जॉब स्केड्यूल की, रूट यूज़र के लिए, तो वो स्पेसिफिक यूज़र के अकाउंट से यूज़र के लिए एक जॉब स्केड्यूल हो जाती है। थ्रू दैट यूज़र वो जॉब स्केड्यूल होती है, उस यूज़र के थ्रू एग्जीक्यूट होगी। स्केड्यूल दी जॉब विद सिस्टम वाइड करान टैब फाइल्स। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम क्या करें, सिस्टम वाइड करान टैब फाइल्स के थ्रू जॉब स्केड्यूल करें। वो सिस्टम वाइड करान टैब फाइल्स होती हैं हमारे पास, ये ETC करान डॉट डी, इसके अंदर जो भी जॉब आप स्केड्यूल करेंगे तो सेम जैसे हमारे पास एक यूज़र के लिए जॉब होती है वैसे ही जॉब क्रिएट होगी। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, इसके सिंटैक्स में डिफरेंस आ जाता है और इसके पर्पस में डिफरेंस आ जाता है। इंस्टेड ऑफ द करान टाइप कमांड, द जॉब एंट्रीज इन द सिस्टम वाइड करान टाइप फाइल्स आर सिमिलर टू यूज़र करान टाइप एंट्रीज। द सिस्टम वाइड करान टाइप फाइल्स हैव एन एक्स्ट्रा फील्ड यूज़र बिफोर द कमांड फील्ड टू स्पेसिफाई द यूज़र दैट रन द कमांड। करान टाइप कमांड से हम यूज़र स्पेसिफिक जॉब्स तो रन करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, बट वहाँ पे हमने अगर करान टाइप मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं तो यूज़र आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे, करान टाइप कमांड का यूज़ करेंगे तो -u का या -, यूज़र का स्विच यूज़ करके स्पेसिफिक यूज़र के लिए जॉब्स हम क्रिएट करते हैं। वो जॉब कहाँ पे क्रिएट होती है, वो जॉब क्रिएट होती है वेयर स्पूल करान, एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ द यूज़र, जिस भी यूज़र के द्वारा आपने वो जॉब स्केड्यूल की है उसको वो स्केड्यूल कर देगा। अब रिकमेंड क्या किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग आप यूज़र स्पेसिफिक जॉब्स क्रिएट करें, आप क्या करें, सिस्टम स्पेसिफिक जॉब्स क्रिएट करें। उसका एडवांटेज क्या होगा और वहाँ कहाँ पे क्रिएट होती हैं, ETC करान डॉट डी में होती सेम है जैसे कि हमारे पास करान टैब कमांड या करान टैब मॉड्यूल से जॉब स्केड्यूल होती हैं। जस्ट डिफरेंस क्या होता है यूज़र मॉड्यूल का, अगर यूज़र स्पेसिफिक यूज़र एक आर्गुमेंट एक फील्ड ऐड हो जाती है उसके उस जॉब जॉब के अंदर, जैसा यहाँ पे हमारे पास जॉब है और रूट, इसमें देखें ये आर्गुमेंट्स हैं एंड कमांड से पहले यूज़र स्पेसिफाई नहीं है कि कौन से यूज़र ने ये कमांड परफॉर्म करनी है, कौन से यूज़र के थ्रू ये परफॉर्म होगी। ये चीज़ यहाँ पे डिसाइड होती है जिस यूज़र के थ्रू आपने वो जॉब स्केड्यूल करनी है। ये रूट की जॉब है तो रूट के नाम से एक जॉब क्रिएट हो गई, जॉब के अंदर वहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सा यूज़र है। जब आप जॉब क्रिएट करेंगे किससे, सिस्टम वाइड जॉब्स क्रिएट करेंगे तो वो होती हैं ETC करान टैब फाइल में जाती हैं और इस फॉर्मेट पे होती हैं। इस फॉर्मेट में क्या, पहले आपके पास वही आ गए मिनट्स, हार्स,
डे ऑफ द मंथ एंड डे ऑफ द वीक, ये 5 स्टार आपके सेम आ गए। एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाती है यूज़र नेम। आप फॉर एग्जांपल एक यूज़र टेस्ट यूज़र है, उसके द्वारा आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जॉब को स्केड्यूल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन ये फ़र्क आ जाता है। उसके बाद रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या है, ये तो जनरल फाइल है सिस्टम वाइड जॉब्स के लिए। अब रिकमेंड क्या किया जाता है कि इस लोकेशन पे भी आप सिस्टम वाइड फाइल्स कस्टम जो जॉब आप स्केड्यूल कर रहे हैं वो यहाँ पे ना करें। हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस हों जिनके लिए पैकेज अपडेट, पैकेज रिमूव या अपग्रेड के लिए हो सकता है कि वो सिस्टम वाइड क्राउन टाइप फाइल्स का यूज़ कर रहे हों अपग्रेडेशन के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, एनीथिंग। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, पैकेजेस हैं, वो यूज़ कर रहे हो, कुछ सिस्टम स्क्रिप्ट्स यूज़ कर रहे हो इस लोकेशन को। यहाँ पे कुछ जॉब्स ऐसी डिफ़ाइन हो सकती हैं जो सिस्टम के रिलेटेड हो, जो आपकी कस्टम जॉब्स ना हो। तो रिकमेंड क्या किया जाता है कि इस लोकेशन पे भी आप यूज़र स्पेसिफिक या कस्टम स्पेसिफिक जो जॉब्स हैं वो डिफ़ाइन ना करें, बल्कि आप कस्टम जॉब्स अगर बनाना चाहते हैं तो रेड हैट आपको रिकमेंड करता है कि आप जॉब्स क्रिएट करें। cron.d एक डायरेक्टरी होती है, इसको इंस्टेड ऑफ वी आई मैं cd करता हूँ, इस लोकेशन पे चलता हूँ, etc cron.d ls करेंगे तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप अपनी जॉब्स क्रिएट करें। रेड हैट आपको रिकमेंड करता है कि कस्टम जॉब्स आप जब भी क्रिएट करें इस लोकेशन पे क्रिएट करें, सो दैट कि पैकेज अपडेट आपके जो कस्टम जॉब्स अगर आप क्रिएट कर रहे हैं etc cron फाइल के अंदर, कैट etc cron टैब फाइल के अंदर, वो कहता है कि आप कस्टम जॉब्स को यहाँ पे ना रखें, ताकि पैकेज अपडेट या कुछ इस तरह के जो सिस्टम के रिलेटेड चीज़ें हैं अगर उनकी कुछ जॉब्स हैं यहाँ पे तो वो इनको आपकी कस्टम जॉब को ओवरराइड ना कर सकें। सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप etc cron.d में जॉब को क्रिएट करें। यहाँ भी आप अपनी जॉब XYZ कोई भी जॉब बना सकते हैं, एंड उसमें जो भी कमांड होगी, स्क्रिप्ट रन होना है या जो भी उसने टास्क परफॉर्म करना है, वो रिक्वायर्ड टाइम पे सेम टाइम पे वो जो भी टाइम पीरियड आपने दिया होगा, मेंशन किया होगा, जैसे हम cron टैब ई में या cron टैब cron मॉड्यूल का यूज़ करके देते हैं पैरामीटर्स, सेम वैसे ही जॉब बनेगी। जस्ट डिफरेंस क्या होगा कि हमारे पास जो जॉब होगी आपके बार उसमें एक स्पेसिफिक फील्ड का ऐड हो जाती है, एडिशनल फील्ड ऐड हो जाती है यूज़र नेम से, क्योंकि cron टैब एंड cron मॉड्यूल आपको जो जॉब स्केड्यूल करके देंगे वो एक यूज़र के लिए आप क्रिएट करते हैं, तो यूज़र डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं स्पेसिफिक यूज़र के नाम से। वो usr वेयर स्पूल cron के अंदर उस यूज़र के नाम से फ़ाइल बन जाएगी, इन सिस्टम को पता चल जाता है स्पेसिफिक यूज़र की ये जॉब है, उसके थ्रू उसने एग्जीक्यूट करनी है, स्केड्यूल करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। सो यहाँ पे आप यूज़र फाइल के अंदर मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है, हार्ली, वीकली एंड मंथली आपके पास कुछ फील्ड्स बनी होती हैं, जैसा कि यहाँ पे 0 हार्ली हमारे पास आ रहा है। द cron टैब सिस्टम आल्सो इंक्लूड रिपोजिटरीज फॉर स्क्रिप्ट्स टू रन हार, डे, वीक एंड मंथ। आप हार्ली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप कुछ स्क्रिप्ट्स रन कर सकते हैं। cron टैब सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिपोजिटरीज प्रोवाइड करता है। ये रिपोजिटरीज होती कहाँ हैं? दीज रिपोजिटरीज आर प्लेस अंडर etc cron.harley, etc cron.weekly एंड etc cron.monthly। तो वो कहाँ पे होती हैं? cd etc cron डॉट, तो ये देखें cron.d आपकी कस्टम जॉब्स के लिए आ गई, cron.daily डेली बेसिस की जॉब के लिए, cron.harley, cron.monthly एंड वीकली। बट ये आपकी जॉब फाइल की तरह नहीं होती, इनके अंदर एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट्स होते हैं जिन्होंने डेली, हार्ली, वीकली एंड मंथली बेसिस पे एग्जीक्यूट करना होता है। लाइक अगर मैं हार्ली जहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली nrcon की कुछ जॉब्स हैं, स्क्रिप्ट है कोई। इसी तरह अगर मैं करूँ cd cron डॉट, हमने हार्ली किया था, डेली पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ls करूँ तो यहाँ पे डेली बेसिस पे कोई जॉब स्केड्यूल नहीं हो रही है। ये ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट इन कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होने होते हैं। नॉर्मल आपकी जैसे आप फाइल बनाते हैं ना, VIX XYZ अगर मैं करूँ और यहाँ पे वो 5 स्टार डे, मंथ एंड जो यूज़र और स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं वो यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट्स होते हैं जिन्होंने रन आना होता है डेली, हार्ली, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे।
सो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, क्रॉन फाइल का यूज़ करके ETC cron.d के अंदर जॉब्स बना सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये क्या करेंगे, प्लेबुक एक देखते हैं इसकी, ताकि हम ये समझ सकें कि cron.d में जॉब्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। उसके लिए चलते हैं टर्मिनल पे। यहाँ पे मैं एक प्लेबुक बना लेता हूँ, vi cron 2.yml के नाम से बना लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस प्लेबुक को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ जो भी मेरी प्लेबुक है। इसने क्या करना है, डिप्लॉय क्लीनअप स्क्रिप्ट। सो एक स्क्रिप्ट हम कॉपी करेंगे, clean.sh मेरे इस कंट्रोल नोड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसने क्या करना है, कॉपी होना है। कॉपी कहाँ से होना है, सोर्स उसको फिर बता देते हैं क्या है, फाइल्स के अंदर पड़ा हुआ है, फाइल्स। एंड देन ये स्क्रिप्ट कॉपी होगा आपके यूएसआर लोकल बिन sh बिन में clean.sh के नाम से। एंड देन हम जॉब क्रिएट क्या कर रहे हैं, डेली क्लीनअप हम ये जाते हैं कि 2:30 पे AM एट द नाइट ड्यूरिंग 2:30 एग्जैक्ट टू टाइम। यहाँ पे मिनट देखें 30 hours टू। बाकी हमने वो चीज़ मेंशन नहीं की हुई कि डेली करें, उसमें जो वीक ऑफ डे ऑफ द वीक एंड वो सारी चीज़ें, वो 5 स्टार हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम उसको टाइम पीरियड बता रहे हैं। ये जॉब ऑटोमेटिकली ETC cron.d के अंदर क्रिएट कर लेगा और उसके अंदर वो पैरामीटर ऑटोमेटिकली डिफाइन होंगे, क्योंकि हम उसको टाइम पीरियड ऑलरेडी बता रहे हैं, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड था जिस टाइम पे वो जॉब रन होनी है। इसका मतलब यही हो गया कि डेली आपने 2:30 पे रात को जॉब रन करनी है। तो इसका मतलब जो बाकी के 5 स्टार्स हैं वो क्या होंगे, वो आपके पास वहाँ पे स्टैरिक में ही आ रहे होंगे। उनकी वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए, हर एक मंथ, हर एक ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे ऑफ द वीक। तो उसके लिए स्टार की वैल्यू आपको वहाँ पे स्टैरिक की वैल्यू देखने को मिलेगी। फिर हम यहाँ पे देखें, हमने डिस्कस किया था कि हम जब जॉब क्रिएट करते हैं ETC cron.d के अंदर या ETC cron टैब फाइल में, जो सिस्टम स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं वो होती हैं ETC cron टैब फाइल में, cron टैब फाइल में। तो उनमें एक एडिशनल चीज़ आ जाती है यूज़र की, तो वो यूज़र हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेंगे। नॉर्मली जब हम cron टैब यूज़ करते हैं, हम इसमें क्या नाम है, cron फाइल का यूज़ नहीं करते। तो उस केस में वेयर स्पूल के अंदर जॉब बन जाती है, वेयर स्पूल cron इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी यूज़र आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, मैंने रूट मेंशन किया तो रूट के नाम से वहाँ पे फाइल बन जाएगी। एनसिबल यू के नाम से कोई यूज़र मेंशन किया, XYZ के नाम से मेंशन किया तो XYZ के नाम से फाइल बन जाएगी। बट जब आप cron फाइल का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके ETC cron.d के अंदर माई ऐप क्लीनअप के नाम से एक फ़ाइल बनाएगी। एंड उसके अंदर जो कंटेंट होगा उसमें वो जो 5 स्टैरिक हमने डिस्कस किए थे, मिनट, हार्स, डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द मंथ एंड डे ऑफ द वीक एंड आफ्टर दैट एक एडिशनल फील्ड होगी किसकी, और रूट की, अभी हमने डिस्कस भी किया। ये उसका फॉर्मेट होगा। जबकि हमारे पास जो नॉर्मल जॉब होती है वो क्या होती है, cron टैब -l। तो उसमें अभी जब वो ख़त्म हो गई है, इसको फिर से स्केड्यूल कर लेंगे हम। उसमें ये जो फील्ड होती है, ये यूज़र की फील्ड नहीं होती है। ये फील्ड वहाँ कहाँ पे स्पेसिफाई होती है, वेयर स्पूल में जब हम जॉब क्रिएट करते हैं, cd वेयर स्पूल cron। एंड देन अगर आपने रूट के लिए जॉब क्रिएट की तो रूट के नाम से फ़ाइल होगी। आपने ABC यूज़र के लिए फ़ाइल क्रिएट की, ABC के जॉब स्केड्यूल की तो उसके लिए ABC के नाम से एक फ़ाइल होगी, और उसमें फिर ये जितना भी कंटेंट है जिस टाइम पे जॉब ने स्केड्यूल होना है और जो जॉब परफॉर्म होनी है वो वहाँ पे क्या होगी, आपके पास शो होगी। तो ये डिफरेंस आ जाता है। अब फिर से मैं अगर कंट्रोल नोड पे चलूँ तो सिंपल एक प्लेबुक है जिसने cleanup.sh के नाम से स्क्रिप्ट बनाना है। cleanup.sh के नाम से मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, उसको इसने कॉपी करना है और जॉब स्केड्यूल करनी है 2:30 पे। एंटर करते हैं,
cd फाइल्स ls करूँ तो मेरे पास बैकअप clean डॉट sh के नाम से है। तो मैं मूव कर देता हूँ, मूव, बल्कि हम करते हैं प्ले बुक को ही एडिट कर लेते हैं, वी आई क्रॉन 2 डॉट यामल, इसको क्लीन अप डॉट sh की बजाय हम कर लेते हैं, हमारे स्क्रिप्ट का नाम क्लीन डॉट sh है। कॉपी करना है, कॉपी आगे बेशक जिस नाम से कर लें, नो इशू। सो एनसीबल, अभी अगर मैं आपको ये सेम मेरा मैनेज होस्ट कंट्रोल नोड ही है, इसका सेकंड टर्मिनल मैंने ओपन किया हुआ है। एलएस करूँ तो मेरे पास cd etc cron डॉट डी, तो एलएस करूँ तो मेरे पास ऑलरेडी कोई ज़ीरो हार्ली के नाम से कोई सिस्टम स्पेसिफिक जॉब होगी जिसने क्या करना है, etc रन क्रॉन डॉट हार्ली, कोई जॉब रन करनी है etc क्रॉन डॉट हार्ली में जो भी स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है उसको रन करना है स्पेसिफिक। सो मेरे पास कस्टम जॉब यहाँ पे कोई नहीं है। अब मैं जब ये प्ले बुक एग्जीक्यूट करूँगा, जिसमें हमने मेंशन कर रखा है कि आपने माई ऐप अंडरस्कोर क्लीनअप के नाम से एक जॉब क्रिएट करनी है, तो माई ऐप अंडरस्कोर क्लीनअप के नाम से यहाँ पे मेरे पास जॉब आ जाएगी etc क्रॉन डॉट डी में। इसको करता हूँ सेव, एनसीबल, जस्ट अ मिनट में होस्ट चेक कर लेता हूँ, सिंगल होस्ट पे रन कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन ऑल होस्ट, और HCL नोड पे रन कर देते हैं इसको एंड सेव करते हैं इसको, VI एंड नाउ एनसीबल हाइफन प्ले बुक हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक क्रॉन 2 डॉट YML का सिंटैक्स चेक कर लेते हैं एंड देन हम स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, देन उसको परफॉर्म करते हैं, प्लेबुक को एग्जीक्यूट करते हैं, हमारी एक जॉब क्रिएट हो जाएगी कहाँ पे, etc क्रॉन डॉट डी के अंदर, एंड उसका नाम देखते हैं जो हमने प्लेबुक में मेंशन किया था, डेफिनेटली उसका नाम वही होगा हमारे पास। वेट करते हैं until द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लेबुक। प्लेबुक हमारी सक्सेसफुल हो गई है। एंड यहाँ पे हमारे पास में अगर एलएस करूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे, हाँ ये मेरे पास ये नोड है cd etc, ये मेरा मैनेज होस्ट है, वो मेरा कंट्रोल नोड था। एलएस, यहाँ पे एलएस करें तो ये देखें मैप माई ऐप अंडरस्कोर क्लीनअप के नाम से एक जॉब बन गई है। इसको मैं अगर VI करूँ तो मिनट्स हार्स, यानी यहाँ पे देखें ये यूज़र की फील्ड एडिशनल है, जबकि हमारे पास जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं जो हम क्रॉन टैब कमांड से या क्रॉन मॉड्यूल से जनरेट करते हैं, जिसमें हम क्रॉन फाइल डायरेक्टिव का एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे ये यूज़र की फील्ड नहीं होती, बल्कि उस यूज़र के नाम से एक फ़ाइल बन जाती है etc वेयर स्पूल क्रॉन के अंदर, जहाँ पे जॉब स्केड्यूल होनी होती है। तो ये सिस्टम स्पेसिफिक कस्टम जॉब्स एंड सिस्टम जॉब्स, यूज़र जॉब्स के जो बिटवीन डिफरेंस था एंड पर्पस था उनका, वो ये होता है कुछ ऐसे, आप सिस्टम स्पेसिफिक जॉब्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह यूज़र के लिए हमने देख लिया, किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए कोई जॉब बनानी है तो आप यूज़र एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। हम अगर अपनी पहली प्लेबुक की बात करें, VI क्रॉन 1 डॉट YML, तो यहाँ पे भी आप यूज़र स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट ये क्या करेगी, वो जो हमने डिस्कस की ना कि हमारी जो यूज़र स्पेसिफिक जॉब्स बनती हैं वो क्रॉन टैब कमांड से बनती हैं, वो जाती हैं वेयर स्पूल में। तो यहाँ पे मैं अगर यूज़र बना लूँ, सपोज मेरे पास वहाँ पे कोई यूज़र है टस्टर के नाम से, या एनसीबल यू के नाम से एक यूज़र है, एनसीबल यू के नाम से एक यूज़र बना लेते हैं, इसके नाम से एक यूज़र है, इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक एनसीबल यू के नाम से फाइल बन जाएगी, कहाँ पे, cd वेयर स्पूल क्रॉन, एंड देन एलएस करूँगा तो मेरे पास ये देखें एनसीबल यू के नाम से एक जॉब बन गई है।
तो उसको अगर मैं कैट करूँ ansible u और रूट ansible u को देखूँ तो इसमें अब यहाँ पे वो यूज़र की फील्ड नहीं है इस जगह पे, जबकि अगर यही जॉब मैंने क्रॉन फाइल का यूज़ करते हुए बनाई होती तो यहाँ पे ये जिस यूज़र के नाम से फ़ाइल बनी है वो यूज़र यहाँ पे मेंशन होता और फाइल का नेम डिफरेंट होता, जो भी मैंने जॉब उस फाइल का नाम रखा होता है। जैसे हमने रखा था माई ऐप अंडरस्कोर क्लीन अप, ये देखें ये माई ऐप अंडरस्कोर क्लीन अप, तो ये कुछ ऐसे डिफरेंस होता है इनमें। एंड ऐसे आप जॉब्स को क्या कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। मैं इनको क्या कर देता हूँ, एब्सेंट कर देता हूँ सो दैट ये जॉब्स मेरी डिलीट हो जाएं। साथ ही मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्टेट एब्सेंट, सेव किया, WQ कर दिया, ओके। एंड VI cron 2.yml इसको करें तो यहाँ पे रूट की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे स्टेट क्या कर देता हूँ, एब्सेंट कर देता हूँ। कैट रूट देखें तो ये रूट के लिए जो जॉब है वो यहाँ पे है। यूज़र स्पेसिफिक तो बननी तो उसने भी यही है, बट इसकी जो फाइल बनेगी वो कहाँ पे होती है हमारे पास, ये रूट की जॉब थी तो रूट के नाम से बनी हुई है इसकी फ़ाइल। एंड जॉब के हमारी बैकअप.sh की जो हमने ऑलरेडी इसको जल गई थी, जो हमने क्रॉन फाइल का यूज़ करते हुए बनाई वो etc cron.d में गई है। इसको भी एब्सेंट कर देता हूँ इन दोनों को, स्टेट एब्सेंट WQ। एंड क्रॉन 2 को भी मैं कर देता हूँ एब्सेंट। क्रॉन 2 की जो जॉब थी वो कहाँ पे गई थी, हमारे etc cron.d में। माई क्लीनअप के नाम से जो जॉब थी इसको देखते हैं कि ये सक्सेसफुल एंड नाउ लेस करें तो वो जॉब हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टेट एब्सेंट किया तो उसने एनसिबल के क्रॉन मॉड्यूल ने इसको यहाँ से डिलीट भी कर दी है। सो ऐसे ही आप जॉब्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ये एक एग्जांपल प्ले बुक है, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स मैंने इसी डॉक्यूमेंट में जो मैंने स्क्रिप्ट वहाँ पे यूज़ की हैं सेम स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट आपके साथ वीडियो के लिंक में शेयर कर दूँगा। एंड आफ्टर दैट आ जाता है और रीबूट मॉड्यूल। रीबूट मॉड्यूल किस लिए यूज़ किया जाता है, रीबूट मॉड्यूल सेफली रीस्टार्ट मैनेज होस्ट एंड वेट्स फॉर देम टू कम बैक ऑनलाइन बिफोर कंटिन्यू द प्ले। अब रिबूट मॉड्यूल का क्या काम है, सेफली रीस्टार्ट करेगा प्ले आपके मैनेज होस्ट को एंड वेट करता है ताकि बिफोर आपका जो मैनेज होस्ट है वो सेफली रीस्टार्ट होने के बाद ऑनलाइन हो जाए। इट्स सेफर देन यूजिंग शेल रिबूट बिकॉज हैंडल SSH कनेक्शंस रिकनेक्शन ऑटोमेटिकली। आप शेल से रिबूट करेंगे तो आपके SSH कनेक्शंस रीबिल्ड करने पड़ते हैं, जबकि रिबूट मॉड्यूल के साथ आप क्या करेंगे, SSH कनेक्शन को ऑटोमेटिकली रिबिल्ड कर लेता है। वेट अंटिल द होस्ट इज़ रीचेबल अगेन, होस्ट जैसे रीचेबल होगा तो आपके SSH कनेक्शन दोबारा से बन जाएंगे। कैन सेट आउट टाइम एंड डिलेज, आप सेट आउट टाइम एंड डिलेज बता सकते हैं कब आपने रिबूट करना है। इंश्योर आइडेम्पोटेंसी वंस हैंग यूर प्ले बुक। सो आइडेम्पोटेंसी वैसे भी हमने डिस्कस की है कि होती क्या है, तो उस चीज़ को भी ये इंश्योर करता है। उसके बाद इसके कुछ आर्गूमेंट्स हैं। रिबूट टाइम आउट मैक्सिमम सेकंड टू वेट फॉर द होस्ट टू कम बैक ऑनलाइन। ये होस्ट का वेट करेगा कितनी देर, वो टाइम आउट इस मेंशन सेकंड्स में बता सकते हैं। टेस्ट कमांड, टेस्ट कमांड में क्या है कि आप कमांड यूज टू वेरीफाई होस्ट अवेलेबिलिटी आफ्टर रिबूट। आपने टेस्ट कमांड में एक कमांड बता देनी है कि जब जैसे ही मैनेज होस्ट आपका क्या हो और रिबूट हो तो उसके बाद ये कमांड रन हो। जैसे ही कमांड का रिजल्ट आएगा तो इट मीन्स कि आपके पास जो मैनेज होस्ट है वो वापस से ऑनलाइन है। मैसेज, कस्टम मैसेज आप प्रिंट कर सकते हैं शो बिफोर रिबूट। आप पैचिंग कर रहे हैं तो पैचिंग के लिए एक मैसेज जनरेट कर लें कि सिस्टम रिबूट होने वाला है, इतने बजे होगा, वो एक कस्टम मैसेज बना सकते हैं। कनेक्शन टाइम आउट, कनेक्शन SSH कनेक्शन टाइम आउट बाय डिफ़ॉल्ट ये सेकंड्स में ही होता है, 5 सेकंड। प्री रिबूट डिले, सेकंड टू वेट बिफोर रिबूट। एक तो कनेक्शन आपका SSH कनेक्शन डिसकनेक्ट होगा एंड देन रिबूट से पहले उसने कितना वेट करना है, 10 सेकंड्स के लिए। पोस्ट रिबूट डिले वो सेकंड्स टू वेट आफ्टर रिबूट बिफोर चेकिंग। सो
दोबारा से चेक करने के लिए अब जैसे ही होस्ट रीबूट हो तो आप टाइम मेंशन कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद उसने उसको सिस्टम को चेक करना है। एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक प्ले बुक है, इससे हम क्या करते हैं, सिस्टम को रीबूट देखते हैं कि कंट्रोल नोड से हम रीबूट के प्रोसेस को, बूटिंग प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्ले बुक बना लेते हैं, VI और reboot.yml के नाम से बना लेता हूँ मैं। वेब सर्वर की बजाय मैं अब की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मेरे मैनेज होस्ट को RHEL नोड के नाम से है। अब रिबूट मॉड्यूल का यूज़ है रिबूट टाइम आउट 180 सेकेंड। रिबूट टाइम आउट का हमने डिस्कस किया कि टाइम आउट किस चीज़ के लिए है, इसका आर्गूमेंट रिबूट टाइम आउट मैक्सिमम सेकंड टू वेट फॉर द होस्ट टू कम बैक ऑनलाइन। आपका सिस्टम रिबूट होगा तो कंट्रोल नोड उसका कितनी देर वेट करेगा, 180 सेकेंड्स। आफ्टर दैट टेस्ट कमांड, जब आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा तो एक टेस्ट कमांड रन करेगा, लाइक कोई भी कमांड रन कर सकते हैं आप, हु आई एम रन करेंगे, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। इट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली रिबूट हो चुका है। वेरीफाई सिस्टम इज़ बैक ऑनलाइन, एक सेकंड टास्क बना लिया हमने, उसमें क्या कर लिया, रजिस्टर एट्रीब्यूट का यूज़ किया, कमांड में हमने अप टाइम कमांड चलाई, उसके वैल्यू को कैप्चर किया यूजिंग रजिस्टर सिस्टम, ये कस्टम वेरिएबल है, इसके थ्रू अप टाइम अंडरस्कोर रिजल्ट में जो रजिस्टर कैप्चर करने, ये आर्गूमेंट कैप्चर करने के लिए ये आर्गूमेंट, ये डायरेक्टिव यूज़ किया जाता है किसी भी कमांड की, किसी भी प्ले की, टास्क की आउटपुट को कैप्चर करने के लिए। अब कमांड हमने चलाई अप टाइम, इसकी आउटपुट कैप्चर करेगा, कैप्चर करके स्टोर करेगा इस वेरिएबल में अप टाइम अंडरस्कोर रिजल्ट में। फिर अगर आप उसका डिस्प्ले करना चाहते हैं, डिबग मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, इस वेरिएबल को क्या कर लें, डिस्प्ले कर लें, आपको सारी सिचुएशन बता देगा, आपका जो भी सिस्टम रिबूट होने में जो भी प्रोसेस हुआ है या जो भी एक्शन परफॉर्म हुए हैं आपके इस प्लेबुक के थ्रू। एनसीबल प्लेबुक, हम इसका सिंटैक्स चेक करते हैं, -, सिंटैक्स -check एंड इसको कर लेते हैं reboot.yml। आई बिलीव सिंटैक्स ओके, प्लेबुक को रन करते हैं, होपफुली हमारा जो सिस्टम है वो रिबूट होगा। हम अगर इस प्लेबुक के साथ साथ में अपने वर्चुअल इस एंड पे आ जाऊँ, तो ये देखें सिस्टम उसने रिबूट कर दिया, ये मेरा सिस्टम रिबूटिंग पे है। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया था, अब ये रिबूट के लिए वेट कर रहा, अगर ये 180 सेकंड्स में मेरा ये नोड सक्सेसफुली क्या हो गया, रिबूट हो गया, तो ये जो इस कंट्रोल नोड का इसके साथ जो SSH कनेक्शन है वो रिबिल्ड हो जाएगा। एक कमांड हुआ एम के साथ नाम से जो कमांड थी हुआ एम, वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अप टाइम की कमांड हमने सेकंड टास्क में मेंशन की, वो एग्जीक्यूट होगी एंड आफ्टर दैट उसके रिज़ल्ट हमारे पास इस प्ले बुक के टर्मिनल पे डिस्प्ले करेगा। तो ये प्ले बुक अभी तक देखें वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हुई, क्योंकि इसका वो सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमारा होस्ट जो है वो डिसकनेक्ट हो गया, डेफिनेट सी बात है, वो रीबूट हुआ है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि हमारा ये प्लेबुक एग्जीक्यूशन एंड हो जानी चाहिए। एक होस्ट आपका ऑनलाइन ही नहीं है तो वहाँ पे प्लेबुक एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। बट रीबूट मॉड्यूल का ये एडवांटेज है, यहाँ से आप इस सारे जो रिबूट का प्रोसेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड रिबूट मॉड्यूल जो है आपको ऐसे डायरेक्टिव आर्गूमेंट्स प्रोवाइड करता है कि आपकी प्लेबुक एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होती, बल्कि वो रिबूट का प्रोसेस कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट आप कुछ टेस्ट कमांड रन करेंगे, वापस से आपका SSH कनेक्शन बिल्ड होगा। फिर उसके बाद SSH कनेक्शन बिल्ड होने के बाद हमने कुछ टास्क मेंशन कर रखे हैं जो हमें इस सारे प्रोसेस का रिजल्ट कैप्चर करके देंगे, तो वो रिजल्ट हमारे पास इस टर्मिनल पे आएंगे। मीन्स कि हमारी प्लेबुक सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी। प्लेबुक अगर मैं आपको सेकंड टर्मिनल पे दिखाऊँ, cd home ansible u ansible प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारे पास
vi reboot डॉट वाई एम एल, ये प्ले बुक थी। तो ये काम अभी हमारा हो रहा है इस एंड पे। ये देखें, एक टास्क रिबूट का कंप्लीट हो चुका है। अब वेरीफाई सिस्टम इज़ बैक ऑनलाइन। अगर सिस्टम मेरा ऑनलाइन हुआ है या नहीं हुआ, तो सिस्टम मेरा अभी ये ऑनलाइन हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। जैसे ही ऑनलाइन हो जाएगा तो उसके बाद इसने क्या करना है, ये सेकंड टास्क हमारा क्या, वेरीफाई सिस्टम इज़ बैक ऑनलाइन। तो एक टेस्ट कमांड उसने चलाई, फिर ये टास्क लाया। नॉर्मली अगर मैं किसी सिस्टम को शट डाउन कर दूँ तो उस पर, या रिबूट कर दूँ, तो उस ड्यूरिंग रिबूट अगर मैं प्ले बुक को एग्जीक्यूट करूँगा, मेरी प्ले बुक एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि मेरा सिस्टम ही ऑनलाइन नहीं है, मेरा सिस्टम ऑफलाइन है। मेरा एसएसएच कनेक्शन डिसकनेक्ट है किसके साथ, मेरे इस मैनेज होस्ट के साथ। रिबूट मॉड्यूल आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जब प्ले बुक में रिबूट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, किसी सिस्टम को रिबूट करेंगे, तो उस रिबूट के प्रोसेस के दौरान भी आपका सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है, बट आपकी जो प्ले बुक एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर रहती है, आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर रहता है। कनेक्शन इन रियल तो वो डेफिनेट सी बात है डिसकनेक्ट होगा, बट कि प्ले बुक की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप नहीं होगी। आपको यहाँ से बैठ के पता चल जाता है कि आपकी एक रिमोट लोकेशन पे सर्वर पड़ा है, आप उसको एनसिबल के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, रिबूट कर रहे हैं। अब यहाँ से सपोज नॉर्मल रिबूट की कमांड चला रहे हैं, आपने उस टर्मिनल को एक्सेस किया हुआ है, एसएसएच किया हुआ है, आप उसको रिबूट करेंगे, जैसे ही आपका एसएसएच कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, आपको वापस से एसएसएच उसको फिर करना पड़ेगा। अब हो सकता है वो ऑनलाइन होता है, नहीं होता, तो इसमें फिर आपको वेट करना पड़ेगा उस सारे टाइम पीरियड में कि आपका सिस्टम है रिबूट प्रॉपर हुआ है या नहीं। ये मैनुअल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ से क्या किया हुआ था, एक सर्वर एक्सेस किया हुआ था रिमोटली। मैं अगर आपको मज़ीद एक फाइन वे में समझाऊँ तो सपोज़ मेरे पास एक, कंट्रोल जी करते हैं, यहाँ से शेप चेंज करते हैं। सपोज़ मेरे पास एक सर्वर ए है, ये मेरे पास सर्वर बी है। इस सर्वर ए से इस सर्वर बी को मैंने क्या किया हुआ था, मैंने एसएसएच किया हुआ था इसको। अब एसएसएच करने के बाद डेफिनेट सी बात है, इस सर्वर का मेरे पास क्या था, रिमोट एक्सेस थी मेरे पास। इस सर्वर पे मैं एसएसएच करके कोई काम कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सर्वर ए से सर्वर बी को जिसको मैंने एक्सेस किया हुआ है उसके टर्मिनल पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने रिबूट की कमांड रन कर दी। जैसे ही रिबूट की कमांड रन होगी तो मेरे पास क्या होगा, ये जो कनेक्शन है एसएसएच का, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। बट यही काम अगर आप क्या कर रहे हैं, यूजिंग रिबूट मॉड्यूल कर रहे हैं, एनसिबल कर रहे हैं, तो एनसिबल के थ्रू ये सपोज मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास मैनेज होस्ट है, कंट्रोल नोड है, ये मेरे पास क्या है, मैनेज होस्ट है। तो एनसिबल के केस में कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है, यूजिंग, अगर आपके पास लिनक्स मशीन है, लिनक्स नोड्स हैं, कंट्रोल नोड एंड मैनेज होस्ट, तो एसएसएच कनेक्शन बिल्ड होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्ले बुक्स को रन करते हैं। प्ले बुक्स रन एग्जीक्यूट कब होती हैं, जब हमारा ये एसएसएच कनेक्शन क्या है, अवेलेबल है, ये कनेक्शन हमारे पास ओके है, तो हमारी प्ले बुक रन होती है। अब कनेक्शन अगर डिसकनेक्ट हो गया तो कोई भी नॉर्मल प्ले बुक आपकी रन नहीं होगी। मैनुअल सिनेरियो में क्या था, अगर आपने क्या किया, रिबूट की कमांड चला ली, तो ये एसएसएच कनेक्शन क्या हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। डिसकनेक्ट होने के बाद क्या होगा, जैसे ही ये सर्वर बी या इमेज मैनेज होस्ट आपका नॉर्मल ऑनलाइन होगा, तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से इसकी एक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसएसएच करना पड़ेगा। अगर हम यूज़ कर रहे हैं रिबूट मॉड्यूल, उस केस में क्या होगा, मैं किसी एक प्ले बुक का यूज़ करूँगा। प्ले बुक में मैंने रिबूट मॉड्यूल का यूज़ किया। रिबूट मॉड्यूल आपको क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा कि ये प्ले बुक जो आपने रिबूट के लिए यूज़ की है, वो इस सिस्टम को क्या करेगा, रिबूट तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसे आर्गूमेंट आपको प्रोवाइड करता है कि जब तक ये सिस्टम ऑनलाइन हो वो वेट भी करेगा, ऑनलाइन वेट, ये सिस्टम ऑनलाइन होने तक इसका वेट करेगा, एंड जब वो सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा तो उसके बाद कुछ टेस्टिंग कमांड्स भी चलाएगा, और उसके बाद जो आपका एसएसएच जो कनेक्शन था, हमारा जो एसएसएच कनेक्शन था कंट्रोल नोड से मैनेज होस्ट तक, उसको भी रीबिल्ड कर लेगा। अब उससे आपको एडवांटेज क्या होता है, जैसा हमने ये प्ले बुक रन की, हमने क्या किया, अपने कंट्रोल नोड को मैनेज होस्ट को रिबूट किया। रिबूट करने के बाद हमने एडिशनल टास्क उसमें डिफ़ाइन कर लिए
कि जब ये सिस्टम रिबूट हो जाए तो आप क्या करो, रिबूट टाइम आउट, आप उस सिस्टम के लिए वेट करो 180 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट डेफिनेटली 3 मिनट्स। 3 मिनट्स तक वो उसका वेट करेगा। जैसे वो सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद उसने हुआ एम की कमांड चलानी है, टेस्ट कमांड, ये वेरीफाई करने के लिए कि आपका सिस्टम वाकई ऑनलाइन हो चुका है। उसके बाद फिर हम एज एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका सिस्टम ऑनलाइन हो गया, रिबूट हो गया, कनेक्शन रिबूट हो गया, तो आप कुछ ये चाहते हैं कि वाकई आप इन रियल आप ये चाहते हैं उस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं एज ए पर्सन। सिस्टम ने तो वेरीफाई कर लिया, सिस्टम ने कैसे वेरीफाई किया, रिबूट किया, वेट के बाद टेस्ट कमांड चलाई, कनेक्शन बिल्ड कर लिया, ये सिस्टम की वेरिफिकेशन कंप्लीट है। एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए पर्सन, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं आप भी उस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं तो एडिशनल जैसे हमने एक टास्क बना लिया, एक टास्क बनाया, कमांड के थ्रू कमांड चलाई अप टाइम में उसने रजिस्टर वैल्यू में कैप्चर कर लिया उस आउटपुट को और उसको हमने डिस्प्ले कर लिया। जैसा कि उसने हमें बता दिया डिस्प्ले अप टाइम, उसने बताया कि आपका सिस्टम लास्ट 1 मिनट से एक अप हुआ है, उसकी लोड एवरेज टाइम, उसका लोड एवरेज उसका ये है, कौन से यूज़र उस पर लॉगिन हुआ है, एक यूज़र उस पर लॉगिन हुआ है, अप टाइम कौन सा है उसका 11 16 56, इतने मिनट, इतने हार, इतने सेकंड्स पे आपका सिस्टम अप हुआ है। तो यहाँ से एज एन एग्जांपल आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप 50 सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो और आपने 10 सिस्टम को रिबूट कर लिया, तो हर एक सिस्टम की स्टेटस आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा यूजिंग सिंपल रिबूट मॉड्यूल एंड कुछ एडिशनल टास्क उसमें आप डिफाइन कर लें। आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि आपका सिस्टम ऑनलाइन हो गया, रिबूट हो गया, एंड देन उसकी लोड एवरेज या जो भी चीज़ें आपने डिफाइन की होंगी वो आपको डिस्प्ले कर सकते हैं आपके टास्क पे डिपेंडेंट। सपोज मेरा ये सिस्टम ड्यूरिंग दिस 3 मिनट्स, मैंने प्ले बुक लिखी थी कि 3 मिनट में वो रिबूट होगा और सिस्टम उसका वेट करे। अगर 3 मिनट में वो सिस्टम प्रॉपर ऑनलाइन नहीं होगा तो यहाँ पे फिर आपके एनसीबल आपको ये स्टेटस बता देगा कि आपकी जो मैनेज होस्ट है वो प्रॉपर रिबूट नहीं हुआ। हम इसको एक दफ़ा फिर से क्या कर लेते हैं, प्ले बुक को फिर से मैं क्या करता हूँ एग्जीक्यूट, इसको मैं जो रिबूट डिले टाइम आउट है इसको मैं कम कर लेता हूँ, यही अमल, इसको मैं 180 सेकेंड्स की बजाय सपोज मैं इसको 30 सेकेंड्स करता हूँ, तो 30 आई बिलीव 30 सेकेंड्स में मेरा 20 सेकेंड में मेरा सिस्टम बराबर रिबूट नहीं होगा। तो एनसीबल प्ले बुक, अब ये इस सूरत में देखते हैं हमारे पास क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं कि एनसीबल प्ले बुक बिहेव कैसे करती है। हमारा कंट्रोल नोड सिस्टम को रिबूट तो करेगा लेकिन बिहेव कैसे करेगा। अब यहाँ पे सिस्टम को उसने रिबूट करना है, देखते हैं यहाँ पे सिस्टम रिबूट होता है या नहीं होता। RHEL2 इस सिस्टम को हमने रिबूट करना है, रिबूट आफ्टर पैचिंग, सिस्टम हमारा क्या है और रिबूट यहाँ पे होगा होपफुली, लास्ट टाइम तो उसने किया था। वेट करते हैं इस प्ले बुक की एग्जीक्यूशन का। अब यहाँ पे देखें सिस्टम तो हमारा क्या हुआ है, रिबूट हो गया है, रिबूट का टास्क परफॉर्म हुआ है, बट हमारी प्ले बुक की एग्जीक्यूशन क्या कह रही है कि फेल्ड रिबूट आफ्टर पैचिंग। उसने वेट करना था 180 सेकेंड्स कि सिस्टम मेरा ऑनलाइन हो जाए। अब हमने प्ले बुक में जो वेट टाइम था वो कम कर दिया 20 सेकेंड। सो 20 सेकेंड्स में उसका SSH कनेक्शन रिबिल्ड नहीं हो सका, तो उसने बता दिया कि आपका जो कनेक्शन है कि नॉट कनेक्ट टू द होस्ट XYZ, जो भी होस्ट था आपका उस पर कनेक्शन नहीं बिल्ड हो सका। अब ये इसको रियल सिनेरियो से अगर देखें कि आपने अगर सर्वर्स रिबूट किए हैं, रिबूट टाइम आपने रखा था 180 सेकेंड, आप 5 सपोज आपने 200 सेकेंड या समथिंग आपकी रिक्वायरमेंट पे आपने जो भी सेकंड्स वहाँ पे रख लिया। आपको पता है कि नॉर्मली सिस्टम 3 या 4 मिनट में रिबूट हो जाता है, सो आपने वो टाइम सेट कर लिया। बट आफ्टर दैट आपको प्ले बुक ही आपको बता देगी, एग्जीक्यूशन उसका रिजल्ट बता देगा कि आपके सिस्टम ऑनलाइन हुए हैं या नहीं हुए। अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाता है कि कोई भी होस्ट का कनेक्शन बिल्ड नहीं होता तो इट मीन्स आपका सिस्टम वापस से ऑनलाइन नहीं हुआ रिमोटली। तो ऐसे सेंट्रलाइज पॉइंट से आपको वेरीफाई हो जाता है, स्टेटस पता चल जाता है, और बूट प्रोसेस को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सिस्टम को बूट कैसे करना है या जो भी अपने इसके रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करना है वो
आप कंट्रोल नोड पे रिबूट मॉड्यूल का यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लेबुक फेल किस वजह से हुई है? फेल इसी वजह से हुई हमारी प्लेबुक है ये, इसमें हमने जो टाइम था वो क्या मेंशन कर दिया था, 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स में उसने वेट किया, ये था रिबूट टाइम आउट। उसने कितनी देर वेट करना है आपके सिस्टम का ऑनलाइन होने के लिए। अब 20 सेकंड में हमारा सिस्टम रिबूट नहीं हुआ तो उसने क्या कर दिया, प्लेबुक की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई। अगर मैं इसी को 180 सेकंड कर लेता जैसा कि हमने पहले किया था, लास्ट अगर आउटपुट को हम देखें तो ये लास्ट आउटपुट थी हमारे पास, ये लास्ट आउटपुट थी। उसने 180 सेकंड वेट किया, उसके बाद उसने वेरीफाई किया, उसके स्टेटस को चेक किया, एंड देन हमारे एडिशनल जो टास्क थे, हमने आप टाइम की कमांड चलाई थी, उसके रिजल्ट को कैप्चर किया था एंड डिस्प्ले किया। तो वो सारा काम करने तक प्लेबुक एग्जीक्यूशन स्टेट में रही है आपकी। आपके बाद चूँकि उसने वेट ही 20 सेकंड करना था एंड 20 सेकंड में आपका सिस्टम नॉर्मल नहीं हुआ, ऑनलाइन नहीं हुआ, तो उसकी प्लेबुक ने आपको स्टेटस बता दिया कि भाई आपका कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ है। ये रियल सिनेरियो भी हो सकता है। नॉर्मल टाइम आपने 180 सेकंड रखा हुआ है, 10 सर्वर आपने रिस्टार्ट किए, सपोज़ आपके 8 ऑनलाइन हो जाते हैं, 2 सर्वर आपके फेल हो जाते हैं। इट मीन्स कि सर्वर एंड पे फिजिकली कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपरली सिस्टम आपके रिबूट नहीं हुए हैं, तो आप उसको फिर नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग इस बेस पे कर सकते हैं। सो ये था आज का सेशन। होपफुली चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो गिटहब लिंक में शेयर कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। गुड बाय।